विवाह आज दीपिका की तिरही पर आई थी। मन बहुत भारी हो रखा था। तभी उसने कुछ महिलाओं को बातचीत करते सुना। कोई दीपिका की मौत को लेकर प्रयास लगा रही थी, तो कोई उसके चरित्र को लेकर सवाल उठा रही थी, तो कोई उसकी शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। ये सब सुनकर विवाह दंग रह गई। जी तो किया कि वो चीख चीख कर सबको बताए कि शर्मा जी की सुशिक्षित, सभ्य और रसूखदार परिवार ने दीपिका के साथ क्या क्या अत्याचार किया। तभी मेरा मन 2 साल पीछे चला गया। वह दीपिका को पिछले 2 सालों से जानती थी। इन 2 सालों में उसके जीवन में आए हुए हर उतार चढ़ाव को उसने अपनी आंखों से देखा था। जितने दुख और कष्ट दीपिका ने सहे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज उसकी आंखों के सामने दीपिका का 2 वर्ष पूर्व शादी के जोड़े में सजा धजा रूप झिलमिला रहा था, जब उसकी और दीपिका की पहली मुलाकात हुई थी। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के बेटे किशोर की पत्नी के रूप में उसकी और दीपिका की पहली पहचान हुई थी। दीपिका एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित, नौकरी पेशा लड़की थी। पहले ही मुलाकात में उसके चेहरे की मुस्कान और अभिवादन के तरीके में मेरा मन मोह लिया था। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। धीरे धीरे शर्मा जी के घर से आए दिन लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आने लगी। दीपिका की आवाज़ तो कम ही आती थी, मगर किशोर की आवाज़ें बहुत तेज होती थीं। यूँ तो दीपिका ऑफिस जाते जाते विभा से रोज ही मुस्कुराकर अभिवादन करती थी। कभी कभार हाल चाल भी ले जाते थे, मगर लगभग पिछले साल भर से दीपिका से मेरी बातचीत सामने तो ना के बराबर हो गई थी। मेरे पास उसका मोबाइल नंबर होने से एक दिन मैंने उसे ऑफिस में कॉल किया। पिछले कई बार शर्मा जी के घर से आने वाले झगड़ों की आवाज़ों से मैं ये जान चुकी थी कि किशोर का व्यवहार दीपिका के प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था, और जहाँ तक मैं समझ रही थी वह उस पर हाथ भी उठाने लगा था। दीपिका से समान बातचीत होने के बाद मैंने उससे पूछा कि दीपिका, तुम बुरा ना मानो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। दीपिका मुझे दीदी ही कहती थी। उसने कहा, हाँ दीदी, क्यों नहीं। पहले तो मुझे थोड़ा संकोच हुआ, फिर भी मैंने उससे पूछा, दीपिका क्या बात है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? पहले तो दीपिका थोड़ा सा हिचकिचाई, फिर बोली, दीदी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। यह शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत निर्णय लिया है। आप तो जानती हैं कि मेरे पिता को मैंने बचपन में ही खो दिया था। न ही मेरे कोई सगे भाई बहन हैं। मैंने शादी से पहले ही किशोर को ये बता दिया था कि मेरी माँ की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर ही है, और मैं अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा अपनी माँ को भी दूंगी, और जब भी मेरी माँ को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनकी देखभाल के लिए जाऊंगी। तब तो किशोर ने ये कहा था कि यह सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं है, मेरी भी माँ है। तुम्हें अब इनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से मेरी पढ़ाई का खर्च उठाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मेरी माँ ने किशोर और उसके घर वालों को पहले ही बता दिया था कि वह दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएगी। फिर भी मेरी माँ ने अपने जीवन में मेहनत से कमाई हुई जो भी पूंजी जोड़ी थी वह सारी मेरे विवाह पर खर्च कर दी। मुझे दहेज देने के लिए उन्होंने हमारा घर तक बेच दिया और ये कहा कि जो कुछ है तुम्हारा ही तो है। मुझे कितने दिन जीना है, मैं तो किराए के कमरे में भी रह लूँगी। दीदी, तब तो किशोर को कोई समस्या नहीं थी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था। फिर किशोर और घर वालों का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा। हर दिन किशोर अब कुछ न कुछ नई मांग रख देते हैं। मेरी माँ उनकी मांगें कहाँ से पूरी करे? वह तो बेचारी खुद का खर्चा भी बहुत मुश्किल से उठा पाती हैं। अब किशोर और बाकी सब नहीं चाहते कि मैं अपनी माँ से कोई भी रिश्ता रखूं या उनकी कोई भी आर्थिक मदद करूं। यह कैसे संभव है दीदी? अब तो किशोर मुझ पर हाथ भी उठाने लगे हैं। मुझे मेरी माँ से मिले भी 6 महीने हो गए। 6 माह पूर्व मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया था। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ आकर रहूं। उन्होंने समाज, रिश्तेदार और लोग लाज के कारण मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं दीदी? इतना कहते ही दीपिका बहुत रोने लगी। मैंने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, दीपिका तुम परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इस तरह मेरी दीपिका से कई बार फ़ोन पर बातचीत हुई। दीपिका ने मुझे और भी बहुत कुछ बताया
जैसे घर वाले मुझे बाहर किसी से भी बात करने नहीं देते, यहाँ तक कि ऑफिस से मुझे कहीं भी आने जाने की अनुमति भी नहीं है। सारे रिश्तेदारों ने भी पल्ला झाड़ लिया है। मिसेस शर्मा, जो पहले कभी कभार मुझसे बात कर लिया करती थी, वो भी अब कुछ महीनों से मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। किशोर को मैं एक बहुत ही सुशिक्षित और सभ्य लड़का समझती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहर से इतना अच्छा व्यवहार करने वाला परिवार एक गरीब और मजबूर लड़की का ऐसे फ़ायदा उठाएगा। आए दिन घर में उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। उसकी सेहत भी दिनों दिन गिरती जा रही थी। दीपिका की मम्मी का नंबर लेकर मैंने उनसे भी 1-2 बार बात की। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह दीपिका का साथ दे। विधवा एवं वृद्धावस्था होने की मजबूरी का हवाला देकर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्हें लगता था धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आखिरकार बेटी को तो उसके ससुराल में ही रहना है। आए दिन अब आस पड़ोस में भी शर्मा जी के घर में होने वाली कलह की चर्चा होने लगी थी। सभी लोग शर्मा परिवार के इस दुर्व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित थे, मगर कोई भी दीपिका के बारे में उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा था। 2 महीने से तो दीपिका का फ़ोन भी बंद आ रहा था। मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि लगभग 25 दिन पहले से तो मैंने दीपिका को देखा ही नहीं था। शायद वह ऑफिस भी नहीं जा रही थी। मेरे मन में कुछ शंका हुई और मैंने दीपिका की माता को फ़ोन पर इस बारे में अवगत भी कराया। उन्होंने कोई कदम उठाया या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, मगर आज से ठीक 13 दिन पहले सुबह सुबह शर्मा जी के घर के बाहर लोगों का माजमा लगा देख मुझे कुछ घबराहट हुई। बाहर आकर देखा तो लोग आपस में कुछ कानाफूसियाँ कर रहे थे। सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव नजर आ रहे थे। तभी पास में रहने वाली गीता भाभी मुझे देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, आप जानती हैं, दीपिका नहीं रही, उसने आत्महत्या कर ली। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे खाटो तो खून नहीं, ये क्या हो गया। मैं चाहकर भी दीपिका के लिए कुछ नहीं कर पाई। कितना समझाया था मैंने दीपिका को कि ऐसा कोई कदम मत उठाना। बहुत ज़्यादा समस्या हो तो वह यह शहर छोड़कर जा सकती है, मैं उसकी पूरी मदद करूँगी। फिर उसने मुझसे क्यों कुछ नहीं शेयर किया? क्यों उसने यह कदम उठा लिया? क्या उसे घर में कैद कर दिया गया था? ऐसे सैकड़ों सवाल मेरे मन में आ रहे थे। मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। मैं तुरंत घर में दौड़ी और उसकी माताजी को फ़ोन किया। उन्हें दीपिका के बारे में बताया। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने उनसे तुरंत ही यहाँ आने को कहा। वो पहले सीधा मेरे ही घर आई। हम दोनों दीपिका के घर गए। शर्मा जी और उनके परिवार ने उनके आते ही बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि यह भी कह दिया, ले जाइए अपनी चरित्रहीन बेटी की लाश को, हमारे घर की बहू कहलाने लायक नहीं थी। हमारा आपका अब कोई संबंध नहीं। दीपिका की माताजी बहुत रो रही थी और बस रोते रोते अपनी किस्मत को कोसती जा रही थी। हाय, ये क्या हो गया? ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। मेरी बेटी इन लालचियों की लालच का शिकार हो गई। क्यों मैं कुछ ना कर पाई? तभी वहाँ पुलिस भी आ गई। दीपिका की माताजी ने दीपिका पर होने वाले सारे अत्याचारों के बारे में पुलिस को बताया और फिर शर्मा जी के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तत्पश्चात दीपिका की लाश का पोस्टमार्टम होने पर उसका अंतिम संस्कार किया। आज दीपिका की 13वीं के लिए कल उन्होंने मुझे फ़ोन कर बुलाया था। साथ ही यह भी कहा था कि तुम जरूर आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहीं ना कहीं दीपिका की मौत के लिए मैं खुद को भी जिम्मेदार मान रही थी। इसलिए अंतिम संस्कार के बाद उसके घर जाकर उसकी माँ से मिलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे बोला, आंटी आंटी, आपको ताई जी बुला रही है। यह सुनते ही मेरे विचारों की तंद्रा टूटी। मैं दीपिका की माताजी से मिलने गई। मुझे देखते ही वह बहुत रोने लगी। मैंने गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम दीपिका को न्याय जरूर दिलवाएंगे। तभी हिचकियाँ लेते हुए बोली, अब हम कुछ नहीं कर सकते विभा, सब कुछ खत्म हो गया है। ना ही मैं जीते जी मेरी बेटी का साथ दे पाई और ना ही उसके मरने के बाद न्याय। वो लोग जीत गए विभा। पैसों के बल पर उन्होंने मेरी बेटी को चरित्रहीन साबित कर दिया। पुलिस ने उन पर से सारे आरोप हटा लिए हैं और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। बेटी के चरित्र पर ही उंगली उठा रहे हैं। हाय रे मेरी किस्मत। और एक बार फिर वो रोते रोते अपनी किस्मत को ही कोसती जा रही थी और मैं एक बार फिर सोचने को विवश हो गई।
समाज में इतनी प्रगति होने के बाद भी आज भी लड़कियां एवं उनके परिवार इतने मजबूर क्यों हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपनी बेटी का साथ ना दे सके, यहाँ तक कि उनकी बेटी को मृत्यु का कारण करना पड़े और फिर भी वह कुछ ना कर पाए सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के। एक और तो समाज आजकल की पीढ़ी की लड़कियों को आधुनिक होने का दोष दे रहा है और एक और दीपिका जैसी जाने कितनी लड़कियां दहेज जैसी कुरीतियों की अग्नि में आज भी स्वयं को स्वाहा कर रही है, लड़की होने की सज़ा भुगत रही है और उनका परिवार रोते रोते अपनी किस्मत को कोस रहा है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।